चलो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थीन चार्ज स्फेयर गॉस लॉ से निकाल चुके हैं, ठीक है। बट एक होमवर्क आपको दिए थे कि इसी चीज़ को बिना गॉस लॉ के आपको डिराइव करना है। ऑल्दो आपको ये हर जगह नहीं मिलेगा और इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट फिर भी जेई के हिसाब से थोड़ा बहुत आपको मैथ्स का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। ट्राई करते हैं। इसके लिए देखो, पहले हम एक रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। अगर आपके पास एक आर रेडियस का रिंग है, इसके सेंटर से एक्स दूरी पे कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे जो इस रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को पता होना चाहिए के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2 होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखना चाहो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर, मान लो ये एंगल मेरा अल्फ़ा, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज के क्यू बाय जेड स्क्वायर कॉस अल्फ़ा, जेड स्क्वायर कॉस अल्फ़ा। यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हो जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस डायग्राम से देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। जेड स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस अल्फ़ा आपका हो जाएगा एक्स बाय जेड, एक्स बाय जेड। कोई दिक्कत? बस इसी को हम यहाँ पे यूज किए हैं। कैसे यूज किए हैं ये भी आपको बता दे रहे हैं, यहीं से आगे का काम होगा, इसलिए हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता रहे हैं कि जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे जेड स्क्वायर पुट करोगे तो ये आपका बचेगा के क्यू एक्स बाय जेड क्यू, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं के क्यू बाय जेड स्क्वायर, ये वाला दूरी, इंटू एक्स बाय जेड विच विल बी कॉस अल्फा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में भी आपको पता होना चाहिए, है ना, कि अगर रिंग पे चार्ज Q है और उससे x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ये दूरी अगर Z है, मान लो ये वाला, ये दूरी Z है, तो आपका आ जाएगा E बराबर के क्यू बाय जेड स्क्वायर कॉस अल्फ़ा। और रिंग पे चार्ज अगर DQ होता तो फील्ड कितना आ जाता, के डी क्यू बाय जेड स्क्वायर कॉस अल्फा। होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखना। चलो अब इसी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये मेरा एक स्फेयर है जिस पे चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज कहाँ है, इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप ध्यान से सोचो तो इस स्फेयर को ऐसे पतले पतले ढेर सारे रिंग का बना हुआ मान सकते हैं, एक रिंग, फिर इसके बाद 2 रिंग, 3 रिंग, है ना, एक रिंग के ऊपर एक रिंग, आप काट सकते हो ना स्लाइस वाइज। तो ये एक रिंग है। अब ये रिंग हम कैसे ले रहे हैं, तो यहाँ से, अच्छा क्या क्या दिया हुआ आपको, इसके सेंटर से उस पॉइंट की दूरी जिसको हम P बोल रहे हैं, जहाँ पे फील्ड निकालना है, स्मॉल r, ठीक है। और इस स्फेयर का रेडियस कैपिटल R है, ठीक। और इस जेड की बात करते हैं बाद में। तो हम लिख सकते हैं, अगर मान लो इस पे टोटल चार्ज Q है, इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर हो जाएगा टोटल चार्ज बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। यहाँ से हमको क्या मिल गया, सिग्मा। बिल्कुल धैर्य रखिएगा क्योंकि सवाल में कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से थीटा एंगल पे जाके डी थीटा का एक पतला सा एलिमेंट काटते हैं यहाँ पे, और इसी को घुमा देते हैं पूरा। तो इस रिंग का थिकनेस क्या हो जाएगा, आप खुद बताओ। इस रिंग का थिकनेस हो जाएगा आर डी थीटा, ये एक रिबन जैसा होगा रिंग, है ना, आर डी थीटा। पीछे भी थिकनेस है, दिखा नहीं रहे, आर डी थीटा। अच्छा, इस रिंग का रेडियस ये वाला, ये हो जाएगा, ये जो आपके सामने रिंग बच रहा है, इसका रेडियस ये हो जाएगा। मान लो इसका रेडियस ए मान लेते हैं,
तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए कैन बी रिटन एज आर साइन थीटा। ज्योमेट्री से देखो, ये आर है, ये थीटा, ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो इस रिंग का रेडियस निकल गया, इस रिंग का थिकनेस पता है, तो इस रिंग का जो छोटा सा एरिया होगा, पतला सा रिबन के तरह, वो होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस। तो जो छोटा सा एरिया डी ए होगा रिंग का, दैट कैन बी रिटन एज 2 पाई ए लेंथ इंटू इट्स थिकनेस आर डी थीटा। तो डी ए बराबर लिखा जा सकता है 2 पाई, एक आर यहाँ से आएगा, एक आर पहले से, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। दिस इज योर डी ए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम जेड मान लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये एक रिंग है, इस रिंग के यहाँ से ये कुछ दूरी है और ये दूरी जेड है। तो इस रिंग के कारण, इस एलिमेंटल रिंग के कारण जो यहाँ पे फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। इसी तरह हर एलिमेंटल रिंग के कारण फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। यानी अगर हम एक रिंग का फील्ड निकाल लें तो उसको इंटीग्रेट करके हम टोटल स्फीयर का फील्ड निकाल सकते हैं। अरे निकाल सकते हैं ना। तो देखो क्या करना होगा इसके लिए, ध्यान से सुनना। अच्छा, ये जो छोटा सा एलिमेंट मिला इस पे छोटा सा चार्ज डी क्यू होगा, डी क्यू विल बी सिग्मा डी ए होगा। तो डी क्यू कैन बी रिटन एज सिग्मा क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी ए 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, पाई से पाई गया, ये 2। तो जो छोटा सा चार्ज है उस एलिमेंटल रिंग पे वो हो जाएगा Q बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, इस एलिमेंटल रिंग के कारण जो छोटा सा फील्ड जनरेट होगा डी ई, दैट डी ई कैन बी रिटन एज के डी क्यू बाय जेड स्क्वायर कॉस अल्फा। यहाँ पे अल्फा क्या है, ये वाला एंगल है ना, जेड स्क्वायर कॉस अल्फा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, डी ई बराबर के डी क्यू का वैल्यू हो जाएगा क्यू बाई 2 जेड स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा कॉस अल्फा। अब ध्यान से देखो, यहाँ ढेर सारा वेरिएबल है, अल्फ़ा भी वेरिएबल है क्योंकि यहाँ रिंग लोगे तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ लोगे तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ लोगे तो ये अल्फ़ा हो जाएगा। उसी तरह थीटा भी वेरिएबल है, अगर एलिमेंट यहाँ लोगे तो थीटा अलग, यहाँ लोगे तो थीटा अलग। और जेड तो वेरिएबल है ही, अगर यहाँ से रिंग काटोगे तो ये जेड, यहाँ से रिंग काटोगे तो ये जेड। ध्यान से देखो, इसमें 3 वेरिएबल, मतलब हमको किसी तरह से इन वेरिएबल्स को कम करना होगा और इसके लिए हम बेस्ट अप्रोच यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो उसी डायग्राम को हम नीचे ले आए हैं। अब हम थीटा और अल्फ़ा को हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वही डायग्राम है जो ऊपर था, उसको थोड़ा सा नीचे ले आए और थोड़ा सा क्लीन कर दिया। कोसाइन लॉ हम यूज़ करेंगे, ध्यान से देखना। पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल ए ओ पी में, ए ओ पी में, इस ट्रायंगल में बात करेंगे। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में आप ऐसे देख सकते हो, अगर थोड़ा बहुत वेक्टर आता है तो हम वो यूज़ करेंगे। एक वेक्टर ये मान लो, एक वेक्टर ये मान लो, ठीक है, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया और इनका सम ये हो गया, यानी दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का एंगल अल्फ़ा नहीं है, 180 माइनस अल्फ़ा है। तो रिजल्टेंट वाला फार्मूला सीधा सीधा लगाते हैं, इसी को कोसाइन लॉ भी बोलते हैं। आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 RZ कॉस 180 माइनस अल्फ़ा बराबर इस साइड का स्क्वायर यानी
आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2RZ, ये माइनस में चला जाएगा, माइनस 2RZ कॉस अल्फ़ा बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस यहाँ से कॉस अल्फ़ा लिख सकते हो आप, कॉस अल्फ़ा बराबर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2RZ। इस चीज़ को ध्यान से लिखो, ठीक है, पक्का। चलो अब अल्फ़ा को इंक्लूड करते हुए देखते हैं, इस अल्फ़ा को, है ना। तो हम बोल सकते हैं ऐसे, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बराबर दिस वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा नहीं है, अब की बार है 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो आप लिखोगे ऐसे, आर स्क्वायर प्लस 2RR कॉस 180 माइनस थीटा बराबर जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2RR कॉस थीटा बराबर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, ख़त्म हो जाएगा, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2RR साइन थीटा डी थीटा बराबर 2Z dZ, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा डी थीटा बराबर 2Z dZ बाय RR, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी दोनों को यूज़ करेंगे मेन इक्वेशन, इसको यहाँ पे याद से रखिएगा। ठीक है, मेन इक्वेशन हम उठा के ला रहे हैं, ये है मेरा मेन इक्वेशन, है ना, इसी को इंटीग्रेट करने पे काम होगा। इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। चलो वैल्यूज़ पुट करते हैं, थोड़ा छोटा करके एक साथ पहले लिख लेते हैं। डी ई बराबर KQ बाय 2Z स्क्वायर, साइन थीटा डी थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट करो, 2Z dZ बाय RR इंटू कॉस अल्फ़ा का वैल्यू पुट करो यहाँ ऊपर से, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2RZ। सारा काम कर लिए, इसको फिर से मैक्सिमाइज़ कर देते हैं। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक जेड यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और आर को रहने दो, आर कांस्टेंट ही है, तो इसके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, डी ई बराबर KQ बाय 2, ये आर स्क्वायर 2 2 4 हो गया, 2 पहले से, तो ये आपका हो गया 4 आर स्क्वायर आर। अच्छा एक सेकंड, 2Z dZ नहीं, यहाँ पे ये 2 नहीं है, इसको हटाओ, ये 2 नहीं है ना। KQ 4R स्क्वायर R, और अब क्या क्या बच रहा है ध्यान से देखिएगा, ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, ये जेड स्क्वायर अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बचेगा जेड स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर 1, और साथ में यहाँ बचेगा प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। ठीक है,
आपको फील्ड निकालना है, इंटीग्रेट करेंगे, फिर बाद में लिमिट पुट कर लेंगे। ठीक है, लिमिट के लिए भी परेशान नहीं हो। ई बराबर, ये कांस्टेंट हो जाएगा लेकिन लिमिट बाद में पुट कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी परेशान नहीं होते हैं। के क्यू बाय 4 आर स्क्वायर आर, ये जेड ये डी जेड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा जेड और ये आपका हो जाएगा पावर -2 + 1, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय जेड। अब इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट के लिए लिमिट अलग होगा, है ना, तो इसको यहाँ रखते हैं और लिमिट के लिए जगह छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम लिमिट पुट करें। ठीक है, तो यहाँ तक पहले चलो। अब लिमिट की बात करते हैं, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए, इस पॉइंट P के लिए भी बात करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट P के लिए जो मेरा Z का वैल्यू होगा, अगर हमको पूरा कवर करना तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे। ये मेरा रिंग ऐसे 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 होता हुआ यहाँ तक जाएगा, यानी Z का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो जो Z का मिनिमम वैल्यू होगा फॉर आउटसाइड पॉइंट, फॉर आउटसाइड पॉइंट, ये अगर P आउटसाइड है तो फील्ड निकालना है हमको। ठीक है ना, आउटसाइड पॉइंट P, जो आपका Z का लिमिट होगा वो ऐसे होगा। लोअर लिमिट होगा Z का यहाँ से यहाँ, यानी ये हो जाएगा R - R, और अपर लिमिट ये हो जाएगा यानी R + R। ठीक है, तो इसको पुट करना एक साथ कर लेंगे दोनों। और इनसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए फिर से आप देखिएगा, फॉर इनसाइड पॉइंट जो Z का लिमिट हो जाएगा, इनसाइड पॉइंट पे बात करते हैं। ये देखो, मान लो यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट होगा, तो इसके लिए यहाँ से यहाँ Z लोअर और यहाँ से यहाँ Z अपर। तो इस समय हो जाएगा Z का जो लोअर लिमिट हो जाएगा वो हो जाएगा R - R, कलर से लिखते हैं, उल्टा होगा, R - R, और अपर हो जाएगा R + R। ये इनसाइड पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो ये लिमिट डालना होगा, और आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो ये लिमिट डालना होगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है। अब चलो, अपना इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आया है, इसको नीचे ले जाते हैं और लिमिट पुट कर लेंगे। ठीक है, पहले हम आउटसाइड पॉइंट पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट। तो मेरा लिमिट हो जाएगा R - R से R + R। ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट करें, KQ/4 R² R। पहले अपर लिमिट, तो R + R पुट करो, R + R, और यहाँ हो जाएगा प्लस R + R इंटू R - R डिवाइडेड बाय R + R। ये अपर लिमिट का काम हो गया, माइनस लोअर लिमिट R - R। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा R, ये प्लस है ना, ये माइनस हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा, R + R। ठीक है, इसको माइनस कर लेते हैं, और यहाँ पे आना चाहिए R - R, तो इसको हम लिख लेते हैं R - R। ठीक है, एक माइनस साइन बाहर ले आए, डिवाइडेड बाय R - R। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये
इससे कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो जाएगा के क्यू बाय 4 आर स्क्वायर आर इंटू आर प्लस आर माइनस आर। ठीक है, यहाँ देखो ये माइनस है ना, तो माइनस आर प्लस आर, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आर प्लस आर। देखना कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, बस इतना ही ध्यान रखना। एक आर यहाँ हो गया, 2 आर, 3 आर, 4 आर, ये आर कैंसिल आउट हो गया, और ये आर कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली आपका बच गया के क्यू बाय 4 आर स्क्वायर आर इंटू 4 आर से 4 आर कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसी तरह जब आप इनसाइड पॉइंट के लिए पुट करोगे लिमिट उसी इंटीग्रेशन में, तो ये फील्ड आ जाएगा 0। अब देखो हम लोग जो गॉस लॉ से डिराइव कर रहे हैं बिल्कुल उससे मैच कर रहा है कि अगर एक मेरा चार्ज्ड स्फेयर है, ठीक है, और इससे x दूरी ना लिख के हम r दूरी पे लिख रहे हैं, r दूरी पे फील्ड क्या होना चाहिए, के क्यू बाय आर स्क्वायर। देखो आया भी था, और इनसाइड पॉइंट पे अगर जाते हैं तो ये फील्ड कितना आना चाहिए, 0, तो 0 आया भी है ना। दैट्स ऑल।